गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर वो 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मेरे प्यारे स्टूडेंट काफ़ी जो है खुशी मिल रही है मुझे और काफ़ी खुशी भी है आप लोग को पढ़ा करके, और मैं आज इस तरह से कंटिन्यू आपको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको भी स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है। और आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह से समझना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, मैं फिर से इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो एटम्स और मॉलिक्यूल में जो हम पहला स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले हम इसको अच्छे से जब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो व्हेनेवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, बेटा क्या होता है कि जब रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो, आपस में, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम कंबाइन करा देते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है या आप उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो ये जो बेटा होता है ना एक सर्टेन लॉ के तहत बनता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ है जिसके तहत जो है रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा लॉ है या कौन सा रूल है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तीन लॉ है इसके अंदर आता है। तो पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये साइंटिस्ट का भी नेम जो है सो दिया गया है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, जे प्रॉस, ठीक है। इसका भी साइंटिस्ट का यहाँ भी नेम दिया हुआ है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब आप पेपर देंगे तो उस समय नेम लिखने से अच्छी मार्क्स आएंगे आपके। फिर ये जो है लॉ ऑफ जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन है जे डॉल्टन का। तो बेटा आपको ना क्लास 9 में दो ही मेन है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। और ये तीसरा जो है ये भी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप बात करते हैं, हम लोग पहला लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि जो कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के जब प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन से पहले यानी लेफ्ट वाले, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड के जो टोटल मास होगा और प्रोडक्ट साइड के जो टोटल मास होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। तो देखिए ड्यूरिंग एन एनी फिजिकल या केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये जो है इसको हीट दिया मैंने। जब हीट दिया तो क्या हुआ कि CaO प्लस CO2 में ब्रेक हुआ। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, तो आपको 8.8 ग्राम जो है CaO हुआ। तो CO2 का आपको मास फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो CO2 का जब मास फाइंड आउट करो तो मान लिया जाए CO2 की जगह पर आपका X आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास जो है प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट साइड। तो अब देखो टोटल मास प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया बेटा, CaO का मास 8.8 ग्राम है प्लस CO2 का मास x ग्राम है। तो टोटल जो प्रोडक्ट साइड में हो गया 8.8 प्लस x इक्वल टू 20 ग्राम, जो कि रिएक्टेंट साइड हुआ। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू हो गया 11.2 ग्राम, यानी आपको जो यह CO2 का मास होगा 11.2 ग्राम होगा। यानी क्या होता है कि मास जो है ना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा कंजर्व रहता है, यानी इक्वल होता है। एक एग्जांपल लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस CO2। अब देखिए Na2CO3 का 4 ग्राम है, HCl का 10 ग्राम है, और सपोज के 11.5 ग्राम NaCl हो गया, CO2 2.5 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 14 ग्राम, 4 और प्लस 4 और प्लस 10 14 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया 14। तो देखो बेटा रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास है और प्रोडक्ट साइड पर टोटल मास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका आगे बताओ, सिंस द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स हैव द सेम मास, दिस मीन्स दैट was no loss या gain of mass after the reaction, hence, ठीक है,
द डेटा इज इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे कि रिएक्टेंट साइड में जो मास हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में जो मास टोटल है वो हमेशा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यानी रिएक्शन जब हो रहा था तो न तो उसमें कोई मास का जो है सो गेन हुआ और न मास लॉस हुआ, दोनों मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी। अब इसमें क्या होता है, a pure chemical compound always consists of same element that are combined in a fixed ratio by mass। अब होता क्या है कि ये कहता है कि सेम एलिमेंट अगर वो कंबाइन करेगा तो वो फिक्स रेशियो में करेगा, फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे सपोज करो, आप इसको एक एग्जांपल से हमको समझाता हूँ। जैसे H2 प्लस O2 है तो H2O बनता है। अब देखिए इन H2O की अगर हम बात करें तो H2O में कौन कौन सा है, 2 मोलिकुल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी H2O जो बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, यानी H2O मीन्स वाटर। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, देखिए बेटा यहाँ पे 2 मोलिकुल हाइड्रोजन है और 1 मोलिकुल ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन को जो मास होता है वह 1 होता है, तो 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन को जो एटॉमिक मास होगा आपका 16 होगा। तो 2:16। अब उसको सॉल्व रेशियो जब निकालेंगे तो 2:16 का रेशियो आ जाएगा 1:8। ये हो गया इसमें। अब वही बात करते हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इसमें देखो 2 मोलिकुल हाइड्रोजन और 32 यानी 2 मोलिकुल ऑक्सीजन है, तो 16 2 32 यानी 2:32। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1:16 आएगा। अब 1:16 जब आएगा तो ये इसमें हो क्या रहा है कि अब देखिए यहाँ पे H2O में जो है 1:8 है, इसमें 1:16 है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर आप इससे क्या हमें इस ऑब्जर्वेशन से, इस कैलकुलेशन से हमें यही पता चला कि पानी आप चाहे आगरा में पीजिए, पानी चाहे दिल्ली में पीजिए, पानी चाहे मथुरा में पीजिए, कहीं का भी अगर आप वाटर आप लेते हैं तो उसमें आपका एक मॉलिक्यूल अगर आपका 1:8 का आपका मास का रेशियो रहेगा। यानी आप पानी कहीं का भी यूज करें तो जो मास का रेशियो है वो 1:8 का रहेगा। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होगा तो जो है 8 मॉलिक्यूल जो है आपका मोलिकुलर वेट जो है इसका मास जो है ऑक्सीजन को होगा। वही H2O2 अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ले तो आप कहीं भी लेंगे तो 1:16 का ही मास का आपका रेशियो रहेगा। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट। इससे पता क्या चल रहा है कि पानी कहीं भी पीजिए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है का जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा बाय मास 1:8 का ही रहेगा। तो इसीलिए बुलाया था ये डिफिनिट होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए इसको बुलाया था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, जे डाल्टन ने दिया था। अब इसके बारे में करते हैं। When two elements combine with each other to form more than two compounds, masses of one of the element that combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to each other। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कार्बन लिया मैंने डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें हो क्या रहा है, 16 ग्राम आपने क्या किया, जो 12 ग्राम जो है कार्बन को 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन किया, तो इन दोनों का रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा 12 × 60 का 3:4। वही CO2 में अगर देखें तो 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन जो है 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट किया है। ठीक है, तो इसमें 12, यहाँ पे देखिए 3:8 का आपका रेशियो हुआ। अब देखिए इधर का जो है आपका 3 का, इधर 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, क्योंकि कार्बन तो दोनों में है। अब इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3। अब ये दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये होल नंबर आएगा। जैसे 4/8 तो 4:8, तो 4:8 का मतलब क्या हुआ 1:2। 1 और 2 क्या है अपने आप में होल नंबर है, नॉट फ्रैक्शन। अगर यानी आप ऐसा कतई नहीं होगा कि आप ये जो है ऑक्सीजन का आप रेशियो निकालेंगे यहाँ पे तो आपको एक होल नंबर होगा और दूसरी फ्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर में होगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं इन H2O का, तो जैसे और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। ठीक है, इन H2O2 में 1:16। तो इसमें अगर बात करें तो आपका 8 और 16 का रेशियो लिए तो 1:2 हो रहा है। तो ये एक तरह का होल नंबर है, 1 भी अपने आप होल नंबर है,
2 भी एक होल नंबर है। तो यही लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय जे डाल्टन के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग जो है इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को पूरा एक एक समझिए, चीज़ों को हमने क्या बताया, ठीक है। और इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है टाइम फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर अपलोड करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।